तो बच्चों सबसे पहली चीज़ जो कैलोरीमेट्री में अपने को सीखनी है वो है टेम्परेचर स्केल। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है बच्चों टेम्परेचर स्केल का। बेसिकली कोई भी दो स्केल्स को टेम्परेचर की, जैसे सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन और व्हाटएवर, इन जनरल कोई भी अगर वो हाइपोथेटिकल स्केल बना दे तो एक पर्टिकुलर स्केल का टेम्परेचर दूसरी स्केल के टेम्परेचर पे कितनी वैल्यू देगा, ये निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। सो दिस इज T माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। यानी ये जो रेशियो है बच्चों, टेम्परेचर माइनस मेल्टिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने कोई भी स्केल ले लेते हैं, जैसे सेंटीग्रेड। सो सी के लिए वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो C माइनस 0 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 माइनस 0। मान लीजिए फ़ारेनहाइट में अपने को लिखना है, तो फ़ारेनहाइट में F माइनस उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री, याद रखना ये, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री माइनस 32 डिग्री। सिंपल। मान लीजिए अगर मैं केल्विन स्केल की बात करूं तो K माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273। तो इस तरह से आप किसी भी दो स्केल को आपस में रिलेट कर सकते हो यूजिंग दिस टेम्परेचर। जो भी टेम्परेचर आपको निकालना है उस टेम्परेचर को सेंटीग्रेड से अगर रिलेट करना है तो इन दोनों इक्वेशन को रिलेट कर दो। यहाँ पे एक टेम्परेचर की जो भी वैल्यू गिवन है उसे डाल दो, तो सेंटीग्रेड में वैल्यू निकल आएगी, या सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में या इससे उसमें डायरेक्टली रिलेटिव हो जाए। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आइए एक क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। फाइंड 64 डिग्री फ़ारेनहाइट इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो लिख देते हैं डिग्री सेंटीग्रेड हमें पता करना है, यानी C पता करना है। C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 विल बी इक्वल टू F। F कितना दे रखा है 64, तो F में यहाँ पे F की जगह 64 डाल दूंगा, है ना। डिग्री फ़ारेनहाइट में तो 64 दे रखा था, तो वहाँ पे F की जगह 64 माइनस मेल्टिंग पॉइंट 32 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट 212 माइनस 32। ये याद रखना पड़ेंगे आपको मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, एटलीस्ट सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन स्केल में। ओके, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। C की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन, नीचे अब आप देखेंगे तो दिस विल बी 180 इंटू 64 माइनस 32 आप करेंगे तो दिस विल बी 32। यहाँ से ये 0 कट गया, दिस इज 2 9 जा एंड दिस इज 16 जा, सो दिस विल बी 116 बाय 9 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। अब इसके अंदर एक यूनिक सा क्वेश्चन बनता है, इफ डेल्टा T इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड डेल्टा T इन डिग्री फ़ारेनहाइट। बच्चों बेसिकली क्या है, अब आपको यहां पे चेंज इन टेम्परेचर 20 डिग्री दे रखा है, तो जब बच्चों चेंज इन टेम्परेचर पुट करना पड़ता है ना, तो वहां पे फिर आपको चेंज की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। मतलब अब आप डायरेक्ट फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लगाओगे। कैसे, देखिए C माइनस 0 अपॉन 100, अब आपको दिख गया होगा नीचे 100 है, या सीधा इसको C बाय 100 भी लिख सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू F माइनस 32 बाय 212 में से 32 हटाओगे तो ये 180 बचता है। अब बच्चों यहां पे अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा आपके पास C विल बी इक्वल टू दिस विल बी 100 बाय 180 टाइम्स F माइनस 32 बाय 180। अब बच्चों अगर मैं यहाँ पे C1 की वैल्यू डालूंगा तो F1 मिलेगा, राइट। ये कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। वैसे अगर मैं C2 की वैल्यू डाल दूंगा तो ये 100 अपॉन 180 टाइम्स F2 माइनस 32 बाय 180 रहेगा। तो जब मैं चेंज लिखूंगा बच्चों डेल्टा C, दैट इज C1 माइनस C2, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इनको तो ये चीज कट जाएगी
और यहाँ पे बचेगा 100 बाय 180 टाइम्स डेल्टा एफ। तो बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंज करना हो तो अलग रिलेशन है, और अगर डेल्टा में या चेंज में रिलेट करना हो तो ये रिलेशन है। तो याद रहे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के डेल्टा में इस तरह से रिलेशन आता है। आप यहाँ से भी डायरेक्टली निकाल सकते थे। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा लगाऊं तो डेल्टा ऑफ दिस थिंग विल बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ दिस थिंग, और इसका डेल्टा तो 0 हो जाएगा। सो डायरेक्टली यहाँ से आता डेल्टा c बाय 100 विल बी इक्वल टू डेल्टा f बाय 180। देखेंगे वो सेम इक्वेशन है, क्योंकि कांस्टेंट है, इसके डेल्टा में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो यहाँ से भी आपको मैथमेटिकली दिख सकता है, बट आई थिंक यू शुड रिमेंबर कि डेल्टा f और डेल्टा c में क्या रिलेशन है, और एब्सोल्यूट c और एब्सोल्यूट f का रिलेशन तो आपको आ ही गया। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डाल दूँ, हमें निकालना है डेल्टा c दे रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इंटू 180 हो जाएगा अपॉन 100 विल बी इक्वल टू डेल्टा एफ। 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, सो डेल्टा एफ आएगा बच्चों 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो याद रहे एब्सोल्यूट का रिलेशन अलग है, डेल्टा का रिलेशन अलग है। सेकंड अब चलते हैं बच्चों कैलोरीमेट्री के सेकंड पार्ट में, दैट इज टेम्परेचर चेंज। इट्स अ पार्ट ऑफ कैलोरीमेट्री ऑफ कोर्स। टेम्परेचर चेंज कब होता है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, राइट? जब उसको आप गर्मी देते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, तो उसका टेम्परेचर चेंज होता है, और उसके टेम्परेचर को निकालने के अलग अलग तरीके हैं। उसी के लिए 3 टर्म यहाँ पे डिफाइन होते हैं। कैपिटल एस का मतलब होता है हीट कैपेसिटी, दैट इज हीट गिवन टू द सब्सटेंस अपॉन टेम्परेचर चेंज। स्मॉल एस, दिस इज मोलर हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सो दैट इज हीट सप्लाइड अपॉन एम डेल्टा टी। आई होप आपको ये सारे नाम भी याद होने चाहिए। और तीसरा होता है मोलार हीट कैपेसिटी, वो हो जाएगा हीट सप्लाइड पर यूनिट मोल पर यूनिट टेम्परेचर इन चेंज। तो इन सबके मीनिंग हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी। तो बेसिकली ये तीनों नाम याद रखने, तीनों का आपस में रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। देखिए बच्चों, तीनों में कैसे रिलेट करोगे? तीनों के लिए आप देखेंगे ये टर्म कॉमन है, राइट? तीनों के लिए ये टर्म कॉमन है। तो किसी को भी अगर आपस में रिलेट करना है तो इस टर्म को इक्वेट करके निकाल दो। तो आपके पास क्या इक्वेशन आ गई? Q इज इक्वल टू S डेल्टा टी, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी, Q इज इक्वल टू NC डेल्टा टी। तो अगर आपको कोई से भी दो चीज़ों के बीच में रिलेशन निकालना है, जैसे लेट्स से आई वांट टू रिलेट द फर्स्ट 2 थिंग्स, तो यहाँ से Q बराबर Q कर दो, या इन दोनों Q को डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1/1 डेल्टा टी से डेल्टा टी उड़ गया। तो यहाँ से फर्स्ट रिलेशन आ गया, दैट इज M टाइम्स स्मॉल s इज इक्वल टू कैपिटल S, राइट? वैसे अगर मान लीजिए मैं इन दोनों को रिलेट करना चाहता हूँ तो इनको आपस में डिवाइड कर दूँ, डेल्टा टी कट जाएगा, Q 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो रिलेशन आएगा आप देख सकते हैं, सो दैट इज N इंटू C विल बी इक्वल टू M इंटू S। ये नंबर ऑफ मोल है, वो मास है, तो वहाँ से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो C इज इक्वल टू M अपॉन N टाइम्स S। तो C इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट टाइम्स S। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह से टेम्परेचर चेंज की इन टर्म्स को आपको याद भी रखना है, उनको रिलेट भी करना आना चाहिए। इसके अलावा दूसरी चीज जो होती है बच्चों, इसके अलावा फेज चेंज। फेज चेंज का मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, राइट? सॉलिड से जब लिक्विड चेंज होती है चीज़, लिक्विड से गैस चेंज होती है, तो इसको फेज चेंज कहते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और उसी को हम लोग सॉलिड से लिक्विड में जब हो रहा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यानी जब तक पूरा आइस नहीं पिघल जाता तब तक उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा। पूरा आइस पिघल गया, वाटर बन गया, और आपने कंटिन्यूस हीट
कंटिन्यूस आप प्रोवाइड करते रहेंगे तो फिर उस वाटर का टेम्परेचर राइज होगा। लेकिन जब तक आइस मेल्ट नहीं होता तब तक आइस और वाटर का जो मिक्सचर है उसका स्टडी स्टेट टेम्परेचर हमेशा 0 रहेगा। सेम चीज़ हम लोग लिक्विड और गैस के लिए कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जिस पॉइंट पे ये टेम्परेचर चेंज रहेगा, फेस चेंज हो रहा होगा, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट चेंज हो रही होगी, वहाँ पे टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के बराबर होगा, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होगा। ऑफ कोर्स आपको वाटर के लिए मैं सारी वैल्यूज दे दूंगा, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। जब टेम्परेचर चेंज हो रहा था तब फेज फिक्स था, यानी लिक्विड का ही टेम्परेचर चेंज हो रहा है, गैस का ही टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सॉलिड का ही टेम्परेचर चेंज हो रहा है। लेकिन जब फेज चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। अब सिर्फ फेज चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो ये चीज़ें दिमाग में रखनी है। और यहाँ पे जो हीट का एक्सप्रेशन आता है उसमें क्योंकि टेम्परेचर का तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा, सो Q इज इक्वल टू M इंटू एल, ये L वेपराइजेशन आ जाएगा आपका मेल्टिंग पॉइंट के लिए, एंड दिस Q इज इक्वल टू M इंटू एल, ये फ्यूजन सॉरी वेपराइजेशन आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट के लिए, और फ्यूजन आ जाएगा मेल्टिंग पॉइंट के लिए। व्हाट इज M? M इज द मास ऑफ सब्सटेंस जो कि मेल्ट हो गया, तो उससे कितनी हीट एक्सचेंज हुई, इस चीज को हम लोग यहाँ से रिलेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वाटर की अगर मैं स्पेसिफिक हीट की बात करूं, वाटर की स्पेसिफिक हीट तो वो होती है 1 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं आपसे बोलूं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर तो होती है 540 कैलोरी, सॉरी फ्यूजन लिखा है ना, तो आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, सो दिस इज 80 कैलोरी पर ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अगर बोला है तो आएगा 540 कैलोरी पर ग्राम। ये याद रखना है वाटर के लिए स्पेशली, और स्पेसिफिक हीट में वाटर के अलावा आइस का भी याद रखना है, क्योंकि बड़ी सिंपल है, दैट इज 0.5 कैलोरी per gram per degree centigrade. So you should remember these values for water and ice. आइस के लिए ये आइस से ये वाटर में होगा। इसको मैं समझा देता हूँ आखिर इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक 1 ग्राम, एग्जाम्पल 1 ही कंटिन्यूड है, 1 ग्राम ऑफ आइस है जिसकी वैल्यू है लेट से माइनस, जिसका टेम्परेचर है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इससे मुझे कन्वर्ट करना है, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस इंटू 1 ग्राम, मास तो चेंज नहीं हो सकता तो मास तो 1 ही ग्राम रहेगा, 1 ग्राम ऑफ स्टीम। अब 1 ग्राम आइस से 1 ग्राम स्टीम बनने में कितनी हीट लगेगी, राइट? आइस से आपको स्टीम करना, और भी आइस -20 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो सबसे पहले तो आपको इस आइस को गर्म करना पड़ेगा। यस, तो सबसे पहले ये आइस बनेगा एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां पे जो हीट आपको देनी पड़ेगी लेट्स से दैट इज Q1, राइट? देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से ये वाटर बनेगा, लेट मी कॉल दिस एज Q2, और वाटर का टेम्परेचर 0 ही रहेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है और यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है, आइस से वाटर बन रहा है, बट यहाँ आइस से आइस ही है। तो जब फेस सेम रहेगा तो टेम्परेचर चेंज होगा, जब फेस सेम नहीं रहेगा, फेस चेंज होगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब वाटर है, वाटर से कन्वर्ट होगा ये वाटर में ही, लेकिन गर्म वाटर में, दैट इज पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा तभी तो स्टीम में कन्वर्ट होगा, एंड देन दिस थिंग विल कन्वर्ट इनटू स्टीम ऑफ कोर्स स्टीम का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाएगा। सो आप देख सकते हैं देयर आर 1 2 3 एंड 4 एक्सचेंजेस ऑफ द हीट, 1 2 3 एंड 4। तो लगा देते हैं। सबसे पहले वाले में अगर मैं आपसे बोलूं Q1 की वैल्यू 1 डिग्री आइस से 0 दिस से, सो दिस विल बी M 1 S कितना है 1/2 आइस है ना, अभी आइस के अंदर ही कहानी चल रही है, इंटू S 1/2 इंटू डेल्टा T क्या लिखोगे 0 -20, तो 0 -20 हो जाएगा +20 कैलोरी। Q2 जब आप लिखोगे तो यहाँ पे ये आइस से वाटर में कन्वर्ट, देखो हीट दे ही रहे हैं, क्योंकि ये देखो इस डायरेक्शन में बढ़ोगे तो प्लस है हीट, उल्टा आओगे तो नेगेटिव हीट, ये याद रखना है। आइस से स्टीम में जा रहे हो तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, पॉजिटिव है,
अगर स्टीम से आइस में आ रहे हो तो हीट नेगेटिव है, इस साइन का दिमाग एग्जाम में ध्यान रखना। Q2, जब आप Q2 लिखोगे तो हो जाएगा M इंटू L, M इंटू L। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज फेस चेंज, M इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सो दैट इज 1 इंटू 80, राइट। Q3 अगर मैं लिखूंगा तो फिर MS डेल्टा T हो जाएगा, M1 है, SB1 है, डेल्टा T क्या लिखोगे 100 माइनस 0, 0 से 100 पे पहुंच गया, एंड देन फाइनली Q4 दैट इज अगेन M इंटू L, सो 1 इंटू 540। टोटल अगर मैं ऐड कर दूंगा, सो दिस विल बी 10 प्लस 80 प्लस 100 प्लस so total heat required will be 0, 8, 4, 12, 13 and then 5, 1 plus 6, 7 calorie. So you need this much calorie to convert 1 gram of ice from minus 20 degree centigrade to steam. Example number 2. Sometimes they may ask you that a graph of heat supplied versus in calorie versus temperature in degree centigrade is given. The graph looks like something like this. ये ग्राफ आपको दे रखा है, लेट्स से दिस इज minus 10 degree centigrade, this is minus 2 degree centigrade, and this is 0, this is 20, this is, and then this point is 50, and this point is 70, this point is 100, this point, and so on. This temperature is given to you as 25, and then that temperature is given to you as, let's say, 45. Amount of the substance M is given to you as 2 grams. तो एक ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है, उसको आप कंटिन्यूस हीट दे रहे हैं, उसका इनिशियल टेम्परेचर -10 था, फिर आप उसको हीट दे रहे थे तो आपने उसके टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर लिया। ये यहाँ पे हीट सप्लाइड लिखा हुआ है, 0 से स्टार्ट होकर के टोटल आपने 100 कैलोरी और 100 के आगे मतलब यहाँ तक हीट सप्लाई करी। तो उस बॉडी के टेम्परेचर के अंदर चेंज कुछ इस तरह से हुआ। तो शुरू में तो उसका टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन फिर बीच में एक पॉइंट पे कांस्टेंट रहा, फिर उसके बाद फिर से बढ़ा, फिर कांस्टेंट रहा और फिर बढ़ता रहा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से फाइंड, सबसे पहले तो आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिर उसके बाद आपको पता करना है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, फिर आपको उसके बाद पता करना है स्पेसिफिक हीट ऑफ जब ये सॉलिड था और स्पेसिफिक हीट जब ये ऑफ लिक्विड, राइट। तो इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो दो रीजन्स ऐसे हैं, एक तो ये और एक ये। आप हीट सप्लाई कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर 25 डिग्री फिक्स है, हीट सप्लाई दे रहे हैं लेकिन आप टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स है। तो आप देख रहे हैं ये जो प्लेट्यू बना हुआ है यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा उस सब्सटेंस के साथ, उस सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो रही होगी। टेम्परेचर कांस्टेंट जैसी ग्राफ में मिलेगा, सो दिस इज अ स्टेट चेंज। अब स्टेट अगर चेंज हो रही है तो पहले कौन सी स्टेट चेंज होगी? ऑफ कोर्स पहले वो सॉलिड से लिक्विड बनेगा और फिर लिक्विड से गैस बनेगा हायर टेम्परेचर पे, राइट? उल्टा तो हो नहीं सकता। सो दिस पॉइंट गिव्स यू मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे ये सॉलिड था पहले और लिक्विड में कन्वर्ट हो गया -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एंड दिस रिप्रेजेंट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे ये लिक्विड से फिर गैस में कन्वर्ट हो गया है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। यानी फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है मेल्टिंग पॉइंट
अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, ये जो फ्लैट पार्ट्स हैं ये आपको टेम्परेचर देंगे. मेल्टिंग पॉइंट विल बी ऑफ कोर्स -2 डिग्री सेंटीग्रेड. बॉइलिंग पॉइंट इन दिस केस विल बी 25 डिग्री सेंटीग्रेड. राइट. सेकेंड पार्ट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर मैं लिखूंगा सो दैट इज Q अपॉन M लिखूंगा, है ना. Q इक्वल टू ML होता है, डेल्टा T तो होता नहीं यहाँ पे. Q कैसे निकालेंगे, तो जरा देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखूँ कितनी हीट आपने सप्लाई की, तो यहाँ पे 50 लिखा हुआ है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे आपका 20 लिखा हुआ है. भाई उससे पहले वाली जो हीट थी वो तो टेम्परेचर चेंज कर रही थी. 20 से लेकर 50 के बीच में यानी 30 कैलोरी जो आपने हीट दी है उतने में इसका स्टेट चेंज हो गया. सो दिस विल बी इक्वल टू 30, ऊपर आ जाएगा 30 कैलोरी अपॉन मास दे रखा है आपको 2 ग्राम, तो मास से डिवाइड करना ना भूलें, 2 ग्राम. सो आंसर विल बी 15 कैलोरी पर ग्राम. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करते हैं. वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी स्टेट चेंज हो रही, लिक्विड से गैस, और यहाँ तक लिक्विड था और वहाँ पे पूरा गैस है, यानी बीच में जितनी भी हीट गई वो इसकी स्टेट चेंज होने में लगी. तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक भी 30 है. राइट. 70 to 100 लिखा है और मास उसका वही है, टेम्परेचर चेंज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो यहाँ पे भी आपका आंसर 30 कैलोरी अपॉन 2 ग्राम आ गया. सो दैट इज़ 15 कैलोरी पर ग्राम आ गया. दोनों सेम हो सकते हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. थर्ड पार्ट, तो अब हम लोगों ने फोकस कर लिया वो पार्ट्स के बारे में जिसमें इसकी स्टेट चेंज हो रही थी, स्टेट चेंज हो रही थी. नाउ लेट अस फोकस ऑन द पार्ट जहाँ पे इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है. राइट. इस पार्ट को और इस पार्ट को देखेंगे. यहाँ पे ये कौन सी स्टेट में है, यहाँ पे ये सॉलिड में है, और यहाँ पे कौन सी स्टेट में, यहाँ पे लिक्विड में है. फिर यहाँ जाने के बाद ये गैस में हो जाएगा. हमसे सॉलिड और लिक्विड की स्पेसिफिक हीट पूछी है. तो सॉलिड स्टेट में इसकी टेम्परेचर चेंज हो रही -10 से -2, जब आपने इसको 0 से लेकर के 20 कैलोरी की हीट सप्लाई की. तो यहाँ से Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T की मदद से S की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन M डेल्टा T. अब Q जो हम लोग लिखेंगे वही वाला, अगर मुझे सॉलिड का लिखना है तो Q में सॉलिड वाला लिखूंगा, डेल्टा T भी मैं सॉलिड के लिए वाला लिखूंगा. तो Q जो हो जाएगा वो है 20, और जो M है वो तो 2 ही ग्राम है, और डेल्टा T ध्यान से लिखें, -10 से -2 हो रहा है, यानी -2 + 10 यानी 8 हो जाएगा. सो दिस विल बी 20 अपॉन दिस इज 8, दैट इज 16 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्राम. सॉल्व कर देंगे. वैसे ही S ऑफ लिक्विड जब आप लिखोगे सो दैट इज Q अपॉन M डेल्टा T. सो दैट इज 50 से 70 के बीच में, यहाँ पे भी 20 और मास 2 है. टेम्परेचर का चेंज कितना हुआ, टेम्परेचर का चेंज आप देख सकते हैं -2 से लेकर के 25 हुआ. सो दैट इज 25 माइनस ऑफ -2 तो हो जाएगा +2. सो दिस इज 20/2 इंटू 27 यूनिट सेम हो जाएगी, दैट इज कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड. समझ में आया बच्चों. ये ग्राफ वाला क्वेश्चन भी दिमाग में रखना है, इससे एग्जाम में आ सकता है. कंपेयर करने के लिए आ सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सी मान लो वैल्यू ना दें और आपसे पूछा जाए कि किसमें मोलार हीट कैपेसिटी ज़्यादा है. राइट. तो मोलार हीट कैपेसिटी, इस मोलार या आपसे पूछा जाए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसमें ज़्यादा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो आप देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू Q. तो जितना कम स्लोप है, राइट, उतनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी. याद रहे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो स्लोप के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ये ध्यान रहे. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप. जितना कम स्लोप होगा उतनी ज़्यादा हीट कैपेसिटी है. राइट. क्योंकि उतनी ज़्यादा हीट लगेगी उसको, उसका टेम्परेचर राइज करने में. यहाँ पे जो y वाली चीज़ है वहाँ पे x लिखा हुआ है, x वाली चीज़ में उल्टा लिखा हुआ है ना, अकॉर्डिंग टू इस डेफिनेशन.